हेलो क्लास 11th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट और आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक बहुत बड़ी फाइट चली है MKS, CGS और FPS सिस्टम में, जिसमें हमें पता है MKS सिस्टम जीत गया है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने बोला हमें कोई मेजरमेंट या स्टैंडर्ड नहीं बनाना, हमें चीज़ों को समझना है, फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेसिक डायमेंशंस के टर्म में समझना है। तो मीटर की जगह उसको लेंथ नापनी है ना, तो उसको L की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मास को M की फॉर्म में और टाइम को सीधा T की फॉर्म में। फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशन एनालिसिस की फॉर्म में लिखना बहुत सिंपल होगा। डायमेंशन फॉर्म में लिखने के लिए उनको M, L, T की रिस्पेक्टिव पावर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। A, B, C की वैल्यू रिस्पेक्टिवली जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी टर्म में उसकी आ जाएगी। जैसे कि हम अभी स्पीड का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को M से, टाइम को T से, करंट को A, केल्विन को K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला या CD में रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम MLT की फॉर्म में ही हम सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो हम बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, पर मेजरली हम MLT की फॉर्म में और उनके रिस्पेक्टिव पावर की फॉर्म में चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें स्पीड का डायमेंशनल एनालिसिस बनाना है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस में एक लेंथ आती है तो L डिवाइड बाई T, टाइम मतलब T, तो L बाई T इसकी डायमेंशन एनालिसिस हो गई। इसमें मास कितना हुआ 0, L 1 और टाइम डिनोमिनेटर के साइड है तो टाइम हो गया -T। सिंपल। ऐसे हम चीज़ों को डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर फर्दर उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ 2 बार आ रही है तो मास हो गया 0, लेंथ का हो गया स्क्वायर और टाइम तो है नहीं इसमें तो T भी 0। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M0 L2 T0 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 बार लेंथ आएगी तो M0 L3 T0। मास डेंसिटी या फिर सिंपल डेंसिटी जिसको मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं, तो मास एक बार ही आया तो फॉर्मूला आ गया M। वॉल्यूम का मतलब नीचे की साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ 3 बार आई है तो L की पावर -3 और टाइम का नामो निशान नहीं है तो T की पावर 0। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T की पावर -1। वेलोसिटी या स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे है तो M0 क्योंकि मास है नहीं, लेंथ 1 और डिनोमीटर में टाइम है तो T -1। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है LT -1, एक और T से डिवाइड कर दिया तो T -2 हो गया, तो फॉर्मूला बना M0 L T -2। सो सिंपल। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था M0 L T -2, उसमें मास और ऐड हो गया तो मास की पावर अब की बार हो गई 1, L की पावर 1, T की पावर -2। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT -2, उसमें टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक T की पावर जो -2 थी वो हो जाएगी -1। फॉर्मूला हो गया MLT -1। वर्क और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है और किसी भी एक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, या तो 1/2mv² लिख लो या फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख लो। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन थी हमारे पास MLT -2, इसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन एक बारी और करो तो L की पावर भी हो जाएगी 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा ML2 T -2। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है ML2 T -2, इसमें टाइम को डिवाइड कर देंगे तो टाइम की पावर पहले -2 थी, अब हो जाएगी टाइम की पावर -3, तो फॉर्मूला बना ML2 T -3। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M और वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम मतलब LT -1। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों ही फोर्स अपॉन एरिया होते हैं, दोनों प्रेशर होते हैं। इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था MLT -2, इसको डिवाइड बाय एरिया से करेंगे मतलब L2 से डिवाइड करेंगे। L की पावर पहले 1 थी और नेक्स्ट आ जाएगी 1 -2, यहाँ पे टोटल पावर हो जाएंगी -1, तो फॉर्मूला हो जाएगा ML -1 T2। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ऊपर भी लेंथ की डायमेंशन, नीचे भी लेंथ की डायमेंशन।
दोनों डायमेंशन से डायमेंशन कट जाएगी तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की यूनिट भी स्ट्रेस की यूनिट मतलब प्रेशर की यूनिट के इक्वल हो जाएगी, m(l-1 t-2). हमारे फिजिक्स के टीचर एक बार कहते थे कि जो डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है वो दोनों तरह से ठीक है। उसको स्टार्टिंग में भी पढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को मेजरमेंट यूनिट्स की नॉलेज हो जाए, और उसको पढ़ाना लास्ट में भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम फॉर्मूलेज यूज़ कर रहे हैं जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन और आगे आने वाली बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में आप अभी नहीं जानते पर कुछ टाइम बाद जानने लगेंगे, तो उसको अभी आपको डिस्क्राइब करके सब चीज़ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पे अभी पढ़ाएंगे। और जब आप बाकी सब्जेक्ट कवर कर लोगे एक बार फिर इस वीडियो को देख लेना, आपको फिर और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अभी बस आप फॉर्मूलों पे ध्यान दीजिए और डायमेंशंस को निकालने की कोशिश कीजिए। बाकी ये सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ क्यों हुआ ये हम आगे टॉपिक्स में आराम से स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो अब हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू L(t-2) डिवाइड बाय लेंथ का होता है L से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया mL(t-2) डिवाइड बाय L से L कैंसिल हो गया तो आंसर आया mL(0t-2). सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया। तो इस बार एनर्जी को हम 1/2 mv² लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो 1/2 mv² अपॉन एरिया हो जाएगा 1/2 तो गायब हो गया, m का सीधा m आ गया। L(t-1) स्पीड का होता था तो स्पीड स्क्वायर का हो जाएगा L2t-2 डिवाइड बाय एरिया की डायमेंशन होगी L2, तो L2 से L2 कैंसिल तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया mL0t-2। सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। एक्चुअली जब भी आपको ग्रेडियंट वर्ड सुनाए थे तो उस प्रॉपर्टी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर को डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला L(t-1) डिवाइड बाई L से L कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा m0L0t-1। प्रेशर ग्रेडियंट इसका फॉर्मूला प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला mL-1t-2 डिवाइड बाय L। तो m टोटल 1 है, L की वैल्यू -2 और T की वैल्यू -। कभी कभी होता है कि हम प्रेशर के डायमेंशन भूल जाते हैं या किसी का भूल जाते हैं, तो इसको सिंपल वैल्यूज़ में ब्रेक कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। जैसे हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल फॉर्मूला प्रेशर ग्रेडियंट का बन गया मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया इंटू डिस्टेंस। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का L(t-2) डिवाइड बाई एरिया के लिए L2 और डिस्टेंस के लिए L। एक L से L कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा mL-2t-2। नेक्स्ट है प्रेशर एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला mL-1t-2 इंटू वॉल्यूम के लिए L3। तो टोटल हो गया mL2t-2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होता है जैसे पानी कितना सॉफ्ट होता है, कितना लाइट होता है, एकदम से फिसल जाता है, पर उसी की जगह अगर हम हनी लें, शहद लें तो कैसा रहेगा, वो बहुत गाढ़ा होता है ना। इसी गाढ़ेपन को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं और इसके कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो गया mL(t-2) डिवाइड बाई एरिया के लिए L2 और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो L(t-1) डिवाइड बाई L से L कैंसिल हो गया तो टोटल हमारे पास बचे mL-1 और t-। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो ये L से L कैंसिल हो गया और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये सब के फॉर्मूले लेंथ अपॉन लेंथ होते हैं। जैसे साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा का अपोजिट अपॉन बेस।
तो लेंथ अपॉन लेंथ होने की वजह से ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई। एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थीटा तो हमें पता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, डिवाइड बाई टाइम, सिर्फ t-1 रह जाएगा। फॉर्मूला बना m0l0 t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था t-1, उसको t से डिवाइड करेंगे तो टोटल हो जाएगा m0l0 t-2। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी एक डिस्टेंस होता है, हम आगे पढ़ेंगे। डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिर्फ एक बारी एल आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा m0l t0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जब जैसे मास होता है उसमें इनर्शिया होता है, ऐसे ही घूमती हुई चीज़ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो मास का m आ जाएगा और रेडियस जो कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब l स्क्वायर और t0। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया ml2 एंड एंगुलर वेलोसिटी का t-1, तो टोटल ml2 t-1 डायमेंशनल फॉर्मूला आया। मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल या टॉर्क को कहते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 इंटू एल, तो आंसर आया ml2t-2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होता है फ्रीक्वेंसी के सेम फॉर्मूला जो होता है 1/t, मतलब m0l। वेव लेंथ होता है वेव की कितनी लेंथ है, वो लेंथ के डायमेंशंस में रिप्रेजेंट होता है, तो हो गया m0l t0। क्रिटिकल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, इन सब का फॉर्मूला वेलोसिटी के इक्वल होता है, जो हो गया m0l t-। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब वर्क के इक्वल होते हैं। इनको हम 1/2 mv² से निकाल सकते हैं, या फिर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों से निकालने पे आएगा ml2 t-2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी का t-1 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया ml2 t-2। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी। इसका होता है फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। जो आउटपुट भी वर्क है इनपुट भी वर्क है, तो दोनों कैंसिल हो गए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई। नेक्स्ट है एंगुलर इम्पल्स, जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू टाइम। टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f। r का हो गया l और फोर्स का फॉर्मूला हो गया ml-t-2 इंटू टाइम का t, तो टोटल आंसर आया ml2 t-। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। ml-t-2 डिस्टेंस का l स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर, तो आंसर आया m-1 l3 t-2। नेक्स्ट प्लैंक कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है। एक्चुअली में जो एनर्जी होती है किसी भी वेव की, उसका फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, और प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। तो h हो गया E/μ, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन के फॉर्मूले के बराबर, डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का t-1, तो आंसर आया ml2 t-1। हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ml2 t-2 टेम्परेचर का डिवाइड बाई k, तो आंसर आया ml2 t-2 k-1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करें उसके अंदर हीट कितनी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है उस सब्सटेंस का मास कितना होगा इनटू हमने कितना उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल रखने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इस कांस्टेंट का नाम ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 डिवाइड बाई मास का m और टेम्परेचर का k, तो फॉर्मूला ओवरऑल हो गया m0l2 t-2
K-1। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन मास। हीट एनर्जी या फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है mL2T-2 डिवाइड बाई m। तो फाइनल आंसर आया m से m कटने के बाद m0L2T-2। थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। एक्चुअली में जो किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ हल्की से इंक्रीज़ हो जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्चुअल लेंथ क्या थी और टेम्परेचर कितना चेंज किया। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अल्फ़ा को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एल बाई एल और डिवाइड में डेल्टा टी। तो आंसर आया एल से एल कट गया तो सिर्फ टेम्परेचर बचा, तो आंसर आया K-। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी इंटू थिकनेस डिवाइड बाई एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mL2T-2, थिकनेस के लिए L, एरिया के लिए L², टेम्परेचर के लिए K और टाइम के लिए T। तो फॉर्मूला बना mL-T-3 K-1। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो आंसर आया प्रेशर का ही जो डायमेंशन होती है mL-1 T-। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन एक्सेलरेशन की इक्वली होती है और इसका फॉर्मूला होता है v²/r। जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है इनवर्ट, उसका फॉर्मूला है ये। तो v²/r में v की डायमेंशन होगी L-T-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L। तो आंसर बन गया m0L-T-2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का फॉर्मूला mL2T-2 डिवाइड बाई K, मतलब K-1 हो गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है PV इजिकल टू nRT, जिसमें P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, इजिकल टू N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। R का फॉर्मूला हो गया PV बाई NT। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL-1 T-2 और वॉल्यूम का L3 डिवाइड बाई N का नंबर ऑफ मोल और T का केल्विन। तो आंसर आया mL2 T-2 K-1 मोल -1। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। करंट को हम लिखते हैं एम्पियर में और टाइम को टी में। तो m0L0T_A। करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। तो करंट के डायमेंशंस में एरिया से डिवाइड, मतलब L2 से डिवाइड कर दो। तो आंसर हो गया m0L-2 T0A। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।